तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे यूनिट 4, 5, 6 और 7 और यूनिट 8 कंप्लीट करने के बाद में यूनिट 9, 10, 11, 12 हमने छोड़ दी है, वो हम लास्ट में अध्ययन करेंगे। पहले हम यूनिट 3 अध्ययन करेंगे। यूनिट 1, 2 और 3 जो मैंने पहले यहाँ पे शुरू नहीं करवाई थी, तो वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यूनिट 1 में हमने सिंधु सभ्यता पिछले 2 लेक्चर में हमने पूरी कर ली है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति। आप देख रहे हैं जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक हम यहाँ पे चल रहे हैं। और जो मैंने यूनिट्स कंप्लीट करवाई हैं, यूनिट 4 से लेकर यूनिट 8 तक जो 4 यूनिट मैंने कंप्लीट करवाई हैं, वो भी सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक मैंने चैप्टर बना रखा है। तो सोशल साइंस का कोई भी चैप्टर यहाँ पर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक मिनट, हाँ शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति। देखो, सबसे पहले सिंधु सभ्यता आई। सिंधु सभ्यता के बाद में दोस्तों जो संस्कृति आई वो वैदिक संस्कृति थी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसकी जानकारी का ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। हुआ क्या था कि सिंधु सभ्यता का ज्ञान तो हमें किससे प्राप्त होता है? उत्खनन करने से जो भी स्थल हमें प्राप्त होते हैं, अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उनसे तो हमें यह ज्ञान हुआ कि वैदिक संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति थी और उसको हमने सिंधु सभ्यता नाम दिया। लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद का जो समस्त ज्ञान है, जिसे हम आज वैदिक संस्कृति कह रहे हैं, तो उनका ज्ञान हमें हमारे वेदों के द्वारा प्राप्त होता है। हमारे जो 4 वेद दोस्तों, उनके अध्ययन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति उस टाइम पे कैसी थी, है ना। वेदों से पहले जो संस्कृति थी दोस्तों, उसे सिंधु सभ्यता कहा। उसका ज्ञान हमें पहले नहीं था, लेकिन क्या हुआ था कि 1921 में सबसे पहले जैसे कि हड़प्पा की खोज हुई थी, तो तब यह पहले प्रकाश में आया था कि वैदिक संस्कृति से पहले भी कोई संस्कृति थी, और उसको हमने क्या नाम दिया? सिंधु संस्कृति, है ना। और उसके बाद में जो संस्कृति आई, उसका ज्ञान हमें वेदों से होने के कारण इसे हमने वैदिक संस्कृति कहा। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य होने के कारण इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और वैदिक संस्कृति का समय कितना है दोस्तों? 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है, ठीक है। अब देखो कि उसका समय तो कब से माना जाता है? 2300 से लगभग 1700 ईसा पूर्व तक तो माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का समय, है ना। और जो वैदिक संस्कृति का समय है दोस्तों, वो ये गलत लिख दिया। वैदिक संस्कृति का जो समय है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व आएगा। एक मिनट, मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर देती हूँ। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1000 की जगह आएगा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। मतलब 1500 ईसा पूर्व से हम आएंगे 1400, 1300, 1200, 1100, है ना। फिर 1000, फिर 900, 800, ऐसे करके 600 तक आएंगे। और 1500 से 600 ईसा पूर्व तक को जो समय था वह वैदिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अब इस वैदिक संस्कृति को भी विकास के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो ऋग्वैदिक संस्कृति और एक उत्तर वैदिक संस्कृति। देखो दोस्तों, जो हमारे वेद हैं वो 4 वेद हैं हमारे। सबसे पहला जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है ना। और ऋग्वेद से जो जानकारी हमें मिलती है ना, उसको तो हमने रख दिया ऋग्वैदिक संस्कृति में, और उसका समय तो है लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का, है ना। और जो ऋग्वेद के बाद में जो तीनों वेद हुए हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, उनकी जानकारी जो हमें मिलती है उनको हमने रख दिया उत्तर वैदिक काल में। और इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल में जो तीनों वेद हैं उनसे जानकारी, उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, इनसे भी जो जानकारी मिलती है उसको भी किस में रखा जाता है? उत्तर वैदिक काल में रखा जाता है ना। तो जो वैदिक संस्कृति है उसका काल तो क्या है, यहाँ आप करोगे 1500 से 600 ईसा पूर्व। देखो, जो सिंधु सभ्यता है उसका काल तो क्या था? 2300 से 1700 ईसा पूर्व, है ना। अब जो वैदिक संस्कृति है उसका काल क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व से ईस्वी तक आ जाएंगे। अब आगे जो मगध साम्राज्य होगा और वो आ जाएंगे, है ना, वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम 600 ईसा पूर्व तक हमारी संस्कृतियाँ कंप्लीट हो गई। अब 1500 से 600 ईसा पूर्व को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, है ना। पहला तो है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसको तो हमने नगरीय सभ्यता माना था, क्योंकि उसकी जो रहने सहने का ढंग था, इन सब से हमें पता चला था। और उनका मुख्य कार्य भी व्यापार करना था, है ना। और ज़्यादातर नगरों के विकास का ये हमें प्रमाण मिला है ना।
तो उससे तो क्या लगता है, उससे लगता है कि वह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जो लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति है वो ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों में मूल अंतर है ये, है ना। आर्यों का मुख्य धंधा पशुचारण था और गौण कार्य क्या था, कृषि था। मुख्य तो कार्य करते थे पशुचारण का और गौण कार्य करते थे कृषि का, है ना। इसी से ये अपना जीवन यापन करते थे। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है और इनमें भी ऋग्वेद काल, उस काल की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। देखो, आर्यों की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हो रही है। अब जब ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद काल की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है ऋग्वैदिक काल में, वह सरस्वती नदी मानी गई है, जिसे क्या कहा गया है, नदीतमा कहा गया है। देखो, ऋग्वैदिक काल में पहली पवित्र नदी नहीं माना गया है सरस्वती को। कौन सी पवित्र नदी? दूसरी सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को, जिसे किसकी उपाधि दी गई है, नदीतमा की उपाधि दी गई है। लेकिन ऋग्वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख नदी है दोस्तों, वह है सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन ऋग्वैदिक काल में हुआ है। गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार नाम आया है। आज के ज़माने में जो गंगा नदी हमारी सबसे प्रमुख नदी है, उस काल में गंगा नदी का सिर्फ ऋग्वेद में 1 ही बार वर्णन हुआ है और यमुना नदी का 3 बार वर्णन हुआ है। जिससे हमें क्या पता चलता है, यह पता चलता है कि गंगा और यमुना का महत्व उस काल में नहीं था। सबसे ज़्यादा महत्व तो था सिंधु सभ्यता का, सिंधु नदी का, है ना, क्योंकि सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार नाम आया है ऋग्वेद में। और दूसरा जो महत्व था वह था सरस्वती नदी का, जो आज लगभग गायब हो चुकी है ना। इसे हम घग्गर नदी के नाम से जो आज जानते हैं, वह उस समय सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा की उपाधि दी गई है। ऋग्वेद काल में नदियों के कुछ प्राचीन नाम में दोस्तों ये कई बार मिलाने के लिए पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो, सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता है, रावी नदी को परुषणी कहा जाता है, चेनाब नदी को अस्कनी कहा जाता है, झेलम को वितस्ता और व्यास को विपाशा कहा जाता है। तो सतलज नदी को से आ जाएगा शतुद्री, रावी का डिफरेंट है परुषणी और चेनाब को आस्किनी, झेलम को वितस्ता और व्यास को विपाशा। तो ये थोड़ा सा आप 2-3 बार सुनोगे ना, बोलोगे अपने मन में और सुनोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सतलज, शतुद्री, रावी, परुषणी, चिनाब, अस्किनी और झेलम, वितस्ता, व्यास, विपाशा। ठीक है, सतलज तो शतुद्री और व्यास, विपाशा ये 2 नाम तो वैसे ही सेम से हैं, मतलब वैसे वह और सैसे है। अब झेलम का हो जाएगा वितस्ता, चेनाब का हो जाएगा अस्किनी और रावी का हो जाएगा परुषणी। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी सबसे ऊंची चोटी मुंजवत का नाम भी है। तो ऋग्वेद में अगर कई बार इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो हिमालय पर्वत का उल्लेख किया गया और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम मुंजवंत। क्या लिखा गया है, ये इस तरह से लिखा गया है, मुंजवंत। ऋग्वेद के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मुंजवंत कही गई है। यहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार और कबीलाई व्यवस्था थी। दोस्तों हमने ये हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा था कि मातृसत्तात्मक परिवार थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या थे, वैदिक संस्कृति में पितृसत्तात्मक परिवार। जैसे आज हमारे पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं कि अगली पीढ़ी पिता के नाम से जानी जाती है, वैसे ही वैदिक काल में भी, मुख्यतः ऋग्वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक परिवार थे और कबीलाई व्यवस्था थी। मतलब परिवार के साथ, मतलब कुछ परिवार मिलकर कबीले बनाते थे और उन कबीलों पर किसी विशेष व्यक्ति का शासन होता था जो राजा कहलाता था। ठीक है, अब जो कबीले के आगे जो होते थे वो होता था ग्राम, फिर विश और फिर जन, है ना। और जो जन होता था वह उच्चतर इकाई मानी जाती थी समाज की, है ना। जन सबसे बड़ा होता था, जन से छोटा होता था विश, विश से छोटा होता था ग्राम, ग्राम से छोटा होता था कबीला और कबीले से छोटा होता था परिवार। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता है, विश का प्रधान विशपति कहलाता था और जन का प्रधान क्या कहलाता था, जनपति, है ना। और जन कई विषयों का समूह था। तो हमने पढ़ लिया कि जन सबसे बड़ा था, कई विश मिलकर जन बनाते थे और कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, विश बनाते थे। तो ऐसे होता था ये कि सबसे छोटा तो परिवार, फिर कबीला, फिर ग्राम, फिर विश और फिर जन। ठीक है, ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख हुआ है। मतलब उस समय जन विशेष महत्व का था और जन शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है, 275 बार। राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था, ये लिखा है, सॉरी यहाँ पे गलती से प्रधान लिख दिया। राजा का जो पद था दोस्तों इस समय आनुवांशिक हो चुका था, है ना, कि राजा का पुत्र ही राजा बनता था।
ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण नामक 4 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी संस्थाएं थी दोस्तों? सभा, समिति, विदत और गण। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन लेना। सभा, समिति, विदत और गण 4 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें सभा और समिति उच्च संस्थाएं थी। जो प्रमुख संस्थाएं थी इनमें से वह कौन सी थी? सभा और समिति। महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेदिक काल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में महिला और पुरुषों की स्थिति लगभग बराबर थी। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को पढ़ाई का, यज्ञोपवीत धारण, यज्ञोपवीत जो होता है दोस्तों, जो जनेऊ धारण करते हैं, ब्राह्मण लोगों में होता है, वह अधिकार और पढ़ाई का अधिकार ये सब स्त्रियों को प्राप्त होता था, है ना। तो ऋग्वेदिक काल में मतलब स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर और लगभग पुरुषों के बराबर ही थी। तो ऋग्वेदिक काल में क्या लिखा हुआ है कि विदत और सभा में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था। ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं, युद्ध का स्वामी होता था। ठीक है, राजा वंशानुगत तो हो चुका था, लेकिन जो भूमि होती थी, जो बाद में क्या होता था कि राजा ही राज्य की समस्त भूमि का स्वामी होता था, है ना। लेकिन ऋग्वेदिक काल तक राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, केवल युद्ध का स्वामी होता था। मतलब अगर कबीले की तरफ से कोई युद्ध करना है तो वो राजा करेगा। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में जो इंद्र होता था उन्हें पुरंदर कहा गया था। इंद्र को क्या कहा गया था? पुरंदर कहा गया था। इस काल में भरत वंश का राजा सुदास और का अन्य 10 राजाओं से युद्ध हुआ था, जिससे क्या कहते हैं? दशराज्य युद्ध कहते हैं, और यह परुषणी नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों दशराज्य युद्ध के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दशराज्य युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? देखो, भरत वंश के राजा थे। कौन से वंश के थे? सबसे